Hello students. Now I am going to teach fourth application of Gauss law. So what is fourth application of Gauss law? To find out electric field intensity due to a uniformly charged conducting sphere, spherical cell, conducting spherical cell, or due to a uniformly charged conducting solid sphere. Clear? This article includes both articles, चाहे हम स्फेरिकल सेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करें, चाहे हम किसी भी चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर सॉलिड स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करें। सेम जो है यहां पर आपके पास में ये आर्टिकल दोनों के लिए जो है काम करेगा। तो हमने पहला पढ़ा था लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना। फिर हमने पढ़ा किसी भी जो है नॉन कंडक्टिंग चार्ज शीट की वजह से, वो एक एग्जाम्पल था सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। फिर हमने कंडक्टिंग शीट के कारण जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट की, वो भी एक एग्जाम्पल था सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। तो पहला जो था वो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरे जो नॉन कंडक्टिंग शीट और जो कंडक्टिंग प्लेट की वजह से था वो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। लेकिन एक एग्जांपल सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का ही बनता है कि कोई स्फेरिकल सेल है उसकी वजह से या किसी भी सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड आउट करें। लेकिन किसी भी स्फीयर के मामले में, स्फेरिकल सेल या सॉलिड स्फीयर के मामले में, हमारे पास में जो पॉइंट है जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, वो पॉइंट जो है वो पॉइंट हमारे पास में तीन तरीके से हो सकते हैं। जैसे ये हमारे पास स्फेरिकल सेल है, दिस इज a spherical cell. So the point can be outside the sphere. The point can be at surface, and the point can be inside. So there are three situations कि पॉइंट जब कहां पर लाई करे, जब पॉइंट जो है आउटसाइड हो, जब पॉइंट कहां पर हो सरफेस पे हो, जब पॉइंट कहां पर हो पॉइंट जो है वो इनसाइड हो। तो ये हमारे पास में कुछ जो है वो पॉइंट्स हैं जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो फिर यहां हम जो है सबसे पहला पॉइंट ले रहे हैं, सबसे पहला जो आर्टिकल करने जा रहे हैं वो है कि जब पॉइंट कहां पर मौजूद हो, पॉइंट बाहर मौजूद हो, आउटसाइड हो। तो मैं यहां पर पॉइंट ले रहा हूं नंबर फर्स्ट, व्हेन द पॉइंट इज outside the charged spherical cell. Clear? Then the figure is, this is spherical cell of radius r, and this is center. We take a point P at where electric field intensity find out करनी। This distance is small r, but charge Q is uniformly distributed on this surface. To find out electric field intensity, we have to construct a Gaussian surface. मैंने ये एक गॉसियन सरफेस कंसीडर कर ली, दिस इज ए गॉसियन सरफेस। क्लियर? दिस इज ए गॉसियन सरफेस एंड दिस इज पॉइंट P। इस पॉइंट के ऊपर एक स्मॉल एरिया एलिमेंट हम ds लेते हैं।
तो ds की डायरेक्शन उसके नॉर्मल में होगी और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E कंसीडर कर ली जाती है जिसे हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर? सो इन फिगर there is a spherical cell of radius capital R, having charge Q. So we have to find out electric field intensity at P, where OP equal स्मॉल r। तो ये हमने जो है एक गाउसियन सरफेस कंसीडर कर ली और हमें P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे? देखिए, द आउटगोइंग फ्लक्स फ्रॉम small area ds vector is d phi. By definition, we know that dot product of electric field intensity and area vector is electric flux. So we can write d phi equal E vector dot ds vector. This is equation first. Now, but at point P, E parallel to ds, theta equal 0 degree. So we can write this is E dot ds or E ds cos theta. Then d phi equal E ds cos 0 1. So d phi equal E ds. This is equation first. But you have to find out total outgoing flux through this Gaussian surface. केवल हमें इससे ही फ्लक्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए पूरी सरफेस से कितना फ्लक्स जाएगा। तो द टोटल outgoing flux through complete spherical cell integration of 1 by integration of 1 phi equal integration E ds. Clear? But the magnitude of electric field intensity at Gaussian surface will be same. So E जो है वो बाहर आ गया, तो integration of ds. Clear? But this is equal to phi equal E into 4 pi r square. Total surface area of Gaussian surface. 4 pi r square. So phi equal, this is equation first. But due to by using Gauss law, Gauss law, क्या कहता है गॉस लॉ? सिंगल स्टेप में फ्लक्स आता है। phi equal, this is equal to q upon epsilon naught. This is equation second. But both are same. ये फ्लक्स किससे है?
बाय डेफिनेशन ये फ्लक्स किससे आया, बाय गॉस लॉ, लेकिन बात तो सेम ही है। तो फिर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड यू कैन नोट इट, तुम इसे नोट कर सकते हो। देखिए ये हम पहला केस ले रहे हैं, इस पहले केस के अंदर एक बार मैं फिर रिपीट कर दूं, ये हमारे पास में स्फेरिकल सेल थी जिस पर चार्ज क्यू एग्जिस्ट करता था, और हमें इस पॉइंट पी जो सेंटर से आर डिस्टेंस के ऊपर है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी थी, तो गॉसियन सरफेस कंसीडर कर ली। इस पी पॉइंट पर एक स्मॉल एरिया एलिमेंट डीएस है, सबसे पहले हम इससे फ्लक्स निकालते हैं बाय डेफिनेशन के लिए, बट एट पॉइंट पी ई पैरेलल टू डीएस देन थीटा इक्वल 0, डी फाई इक्वल डीएस cos 0, तो डी फाई इक्वल कितना आ गया ईडीएस, बट यू हैव टू फाइंड आउट टोटल फ्लक्स। तो the total outgoing flux through complete spherical cell by integration of 1 we can write phi E dot EDS, but E is constant at every point on this Gaussian surface, the E बाहर आ गया, integration of ds phi equal E into 4 pi r square, this is flux due to by using definition, but by using Gauss law you can write flux phi equal q upon epsilon naught. Now you can note it. Then from first and second phi equal E into 4 pi r square है, तो E into 4 pi r square equal q upon epsilon naught. You have to find out E. E equal q upon 4 pi epsilon naught r square. Clear? This is equation third. But you can write in vector form. If we take unit vector along OP r cap, तो in vector form, result will be, यहां से एक बात तो सामने आ गई कि E जो है वो प्रोपोर्शनल है 1 upon r square। क्लियर? इन वेक्टर फॉर्म E vector equal q upon 4 pi epsilon naught r square r cap. This is vector form, this is magnitude form. Clear? Now इसके आगे क्या आएगा देखिएगा, this is an example of surface charge distribution. So we convert this formula in surface charge distribution या surface charge density in terms of surface charge density sigma. Clear? So how can you write it? देखिए by using equation third E equal q upon 4 pi r square, q upon 4 pi r square into 4 pi r square divided by 4 pi epsilon naught r square. क्या किया, इक्वेशन थर्ड को 4 पाई आर स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, 4 पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। यदि हम कट करेंगे तो इसकी फॉर्म पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट दिस इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया सिग्मा, देन E इक्वल, but here 4 is cancel out, pi cancel out, then we can write this is equal to sigma r square upon epsilon naught r square. This is equation fifth. क्लियर? ये चार्ज की फॉर्म में, ये वेक्टर फॉर्म में, और ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का एक एग्जांपल है उसके फॉर्म में। क्लियर? इस तरीके से ये हमारे पास में जो पहला जो आर्टिकल था कि जब पॉइंट आउटसाइड हो तो फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे। चलिए आप नोट कर सकते हो इसको।
नाउ वी टेक सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या होगा देखिए, मैं इसको रफ कर रहा हूं यहां से। सेकेंड पॉइंट है व्हेन पॉइंट लाइज एट द surface, when point is situated at the surface, or second point is when the point is situated on the surface, तो फिर इन इक्वेशन थर्ड एंड फिफ्थ, इन इक्वेशन थर्ड एंड फिफ्थ we put स्मॉल r इक्वल कैपिटल R। तो व्हाट इज इक्वेशन था ये है, तो ई एस इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सरफेस, ई एस इक्वल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 6। क्या किया हम इस इक्वेशन 3 में यदि R की जगह कैपिटल R रख दें तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सरफेस पे आ जाएगी। पहले पॉइंट P यहाँ था, ये डिस्टेंस स्मॉल r थी, ये रेडियस r थी, लेकिन यदि हम r की वैल्यू को कैपिटल R कर दें तो ये पॉइंट P कहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट P यहाँ आ जाएगा। तो फिर सरफेस के लिए ये फार्मूला बन जाएगा, तो इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब कौन सी इक्वेशन में, यदि हम इक्वेशन फिफ्थ में भी स्मॉल r की जगह कैपिटल R रखें तो फिर ये बनेगा ई एस इक्वल, देखो इक्वेशन ये सिग्मा r स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर, स्मॉल r की जगह रख दिया, r स्क्वायर से r स्क्वायर क्या होगा कैंसिल, तो दिस इज इक्वल टू ई एस इक्वल सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, दिस इज इक्वेशन 7। तो फिर सरफेस के लिए ये चार्ज की फॉर्म में और सरफेस के लिए ये जो है ना सिग्मा की फॉर्म में, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास में दो आर्टिकल हो चुके स्फेरिकल सेल के लिए कि अब कब क्या, एक तो जब पॉइंट कहां पर हो आउटसाइड हो, एक पॉइंट कहां पर हो जब सरफेस पे हो। तो आप इस सेकंड को भी नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आती है हमारे पास में बात वो है कि जब पॉइंट जो है वो इनसाइड हो, तो थर्ड इज when the point is inside the spherical cell, means small r is less than capital R. This is condition. We consider again, this is spherical cell of radius r and charge Q is situated, but we take a point P, this is center P, small r, तो गॉसियन सरफेस कंसीडर करनी पड़ेगी। ये हमने एक गॉसियन सरफेस कंसीडर कर ली। देखेंगे ये कैपिटल R एक स्फेरिकल सेल है और ये स्मॉल r जो है वहां पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो हमने ये कि यहाँ पर ये गॉसियन सरफेस इनसाइड कंसीडर कर ली, पहले वाले केस में आउटसाइड की थी, इस केस में हम इनसाइड कर रहे हैं। अब
वही बात, कितना फ्लक्स जाएगा इससे, टोटल फ्लक्स। तो फिर हम लिख सकते हैं टोटल आउटगोइंग फ्लक्स, आउटगोइंग फ्लक्स थ्रू Gaussian surface, through Gaussian surface। मैं यहां डायरेक्ट लिख रहा हूं फाई इक्वल इंटीग्रेशन ई इनसाइड। सपोज देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई इन है, सो ई इन डॉट डी एस क्लियर, बट इंटीग्रेशन ऑफ ई इन इनटू ई इन डी एस कॉस थीटा, लेकिन इस पॉइंट P के लिए बट ई इन पैरेलल टू डी एस थीटा इक्वल 0 डिग्री, देन फाई इक्वल इंटीग्रेशन ई इन कॉस ई इन डी एस कॉस 0, डी एस कॉस 0, सो फाई इक्वल इंटीग्रेशन ई इन डी एस, बट फाई इक्वल ई इन आउटसाइड आ जाएगा डी एस, फाई इक्वल ई इन टोटल सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, फाई इक्वल ई इन इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इक्वल 4 पाई आर स्क्वायर। Now, by using Gauss law, G-U Gauss law, phi equal Q upon epsilon naught। देखिए, चार्ज Q exists on the outer surface, charge does not exist in this region। इसका मतलब ये जो गॉसियन सरफेस है, क्या ये चार्ज को बाउंड करती है? क्या चार्ज इसमें नहीं है? नहीं है, तो फिर हम यहां लिख सकते हैं Q इक्वल 0 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, दिस इज इक्वल टू 0। तो क्या लिखेंगे? इनसाइड चार्ज इज 0, इनसाइड चार्ज 0, Q इक्वल 0, बाउंडेड चार्ज, बाउंडेड चार्ज, सो फाई इक्वल 0, this is equation second from first and second, what is the result? E in into 4 pi r square, this is equal to 0, but this equation tells us there are 3 possibilities। क्या हो सकता है कि E in 0 हो जाए, तो 0 को 4 pi r square से मल्टीप्लाई करें तो 0 हो जाए। हो सकता है कि 4 pi r square 0 हो जाए, तो फिर E in को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 हो जाए। हो सकता है कि दोनों में 0 हो जाए। तो यहां पर 3 पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन कौन सी पॉसिबिलिटीज हमारे लिए वैलिड रहेगी? हम 4 पाई आर स्क्वायर को 0 नहीं कर सकते, क्योंकि हमने गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट की है और वो कोई भी कंस्ट्रक्शन जो है वो 0 नहीं हो सकती। तो फिर सिर्फ एक ही अल्टरनेट हो जाए, तो फिर हम क्या सकते हैं? देन E in इक्वल 0, दिस इज इक्वेशन थर्ड। इसका मतलब जब पॉइंट जो है वो इनसाइड मौजूद हो तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस स्फेरिकल जो चार्ज स्फेरिकल सेल है, इसके इनसाइड सभी पॉइंट्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। तो मैंने कितने पॉइंट करवाए स्फेरिकल सेल के? रिपीट अगेन, फर्स्ट जब पॉइंट कहां पर मौजूद हो? बाहर। सेकंड जब पॉइंट कहां पर मौजूद हो? सरफेस पे। थर्ड जब पॉइंट कहां पर मौजूद हो? इनसाइड। तो ये इनकी वैल्यू हमारे पास में हो गई 0। नाउ अब इन तीनों सिचुएशन के लिए हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा और मैं इसके आगे का काम करता हूं। देखिएगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन E एंड R, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन E and R, कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे? ये स्फेरिकल सेल के लिए चार्ज है, ये सेंटर है,
ये जो है उसकी रेडियस है, तो रेडियस दिस इज कैपिटल आर, दिस इज स्मॉल आर। जब पॉइंट आउटसाइड हो, जब पॉइंट सरफेस पे हो, जब पॉइंट इनसाइड हो, तीन सिचुएशन है। तो फिर यहां हम देखेंगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस, तो तीनों कंडीशन क्या थी। फर्स्ट, आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, जब आउटसाइड था तब फॉर्मूला था E इक्वल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, दिस एम्प्लाइज E प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर स्क्वायर। सेकंड, जब आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर थी तब ई एस इक्वल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर, तो फिर ई एस जो थी सरफेस के लिए कांस्टेंट थी। एंड थर्ड क्या था, थर्ड पॉइंट था व्हेन आर इज लेस देन कैपिटल आर, तब ई इनकी वैल्यू हमारे पास क्या थी, 0। इसका मतलब जब तक हम आर की वैल्यू लेस देन कैपिटल आर है तब तक आपके पास में ई की वैल्यू 0 बनी रहेगी। लेकिन जैसे ही आप सरफेस पे जाएंगे, कैपिटल आर पे जाएंगे, तब ई की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ई एस के। लेकिन जैसे ही आप आउटसाइड जाएंगे, तब आउटसाइड जाने पर, डिस्टेंस बढ़ने पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी। तो फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से आएगा, तो ई प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो मैं अगेन इसको रिपीट कर देता हूं कि ये ग्राफ कैसे बनी है, कि जब तक आप इनसाइड रहेंगे तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 0 रहेगी, लेकिन जब आप कैपिटल आर के बराबर हो जाएंगे तब इसकी वैल्यू ई एस के इक्वल होगी। देखो ई एस हो गई। लेकिन जैसे ही आर की वैल्यू ग्रेटर देन कैपिटल आर होगी, उस केस के अंदर डिस्टेंस बढ़ने पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती जाएगी। तो ग्राफ कैसे पैटर्न लेगी, ये चल करके इस तरीके से जाकर के ये मूव करेगी। तो ये इन तीनों केसेस के अंदर जो है वो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। तो फिर ये आर्टिकल तुम्हारा कंप्लीट हो जाता है और इसे आप नोट कर लीजिए। ये तीनों सिचुएशन को हम यहां इसको मैथमेटिकली कह रहे हैं, यहां इसको हम ग्राफिकली कह रहे हैं। क्लियर? ओके।